Good morning, students. Today we will start the third chapter of our book, The Contemporary World Politics. The chapter name is US Hegemony in World Politics. Firstly, the word hegemony. What is the word hegemony? Hegemony means power और dominance. मतलब आप कह सकते हैं कि अब जो सेकेंड वर्ल्ड ख़त्म हो गया था, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया था, उसके बाद क्या हुआ था, यूएस अकेला बच गया था, यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया था कि पूरी पावर सिर्फ यूएस के पास थी, तो यूएस हेgemony हो गई थी। कह सकते हैं कि यूएस की अब दादागिरी चलने लगी थी। तो चैप्टर में हमें सबसे पहले 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, जिससे चैप्टर स्टार्ट होता है आयशा, जाबू एंड आंद्रे का। तो आयशा एक गर्ल है जो कि हाई स्कूल में स्टडी करती है बगदाद में, और क्या होता है कि एक इंसिडेंट हो जाता है जिसमें वो अपनी लेग लॉस्ट कर देती है। 2003 में मिसाइल अटैक होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो अब आगे की स्टडीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाती। वो डॉक्टर बनना चाहती है, बट क्या है कि वहाँ पे बगदाद में फॉरेनर आर्मीज़ का रूल होता है, कंट्री को हायर कर लिया जाता है। इस वजह से वहाँ पे गर्ल्स को एज अ डॉक्टर स्टडी करना बहुत मुश्किल था। तो नेक्स्ट है जाबू। जाबू एक टैलेंटेड यंग आर्टिस्ट है जो कि साउथ अफ्रीका के डरबन में रहता है, और वो क्या करता है, हिज पेंटिंग्स आर हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्रेडिशनल ट्राइबल आर्ट फॉर्म्स। वो पेंटिंग करता है और उसकी पेंटिंग जो है वो क्या है, ट्रेडिशनल ट्राइबल आर्ट फॉर्म से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होती है, और उस वजह से वो क्या चाहता है कि वो अपना एक स्टूडियो खोल ले। बट उसके फादर चाहते हैं कि वो एमबीए करे और जो उनका फैमिली बिजनेस है वो उसको लुक आफ्टर करे। लेकिन जो जाबू है वो चाहता है कि वो अपना जो प्रोफेशन है, वो जो उसका पैशन है, वो आर्टिस्ट बनना चाहता है, तो वो अपना काम वहाँ कंटिन्यू करे। उसके बाद आंद्रे है। आंद्रे एक यंग मैन है जो पर्थ में ऑस्ट्रेलिया में रहता है। उसके पेरेंट्स जो है वो क्या है, इमिग्रेंट्स हैं, वो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया में आकर बस गए हैं रशिया से। रशिया में जब शॉक थेरेपी आई थी उस टाइम बहुत सारे लोग क्या हो गए थे, वहाँ से माइग्रेट कर गए थे अपने लाइवलीहुड के लिए। तो आंद्रे की स्टोरी कुछ वैसी ही है। और उसकी मदर क्या करती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं जब आंद्रे ब्लू जीन्स पहनता है, क्योंकि ब्लू जीन्स क्या है, फ्रीडम और लिबर्टी को शो करती है। तो इस वजह से उसकी मदर गुस्सा करते हैं कि अगर आपको चर्च जाना है तो आपको जेन्युइन लगना चाहिए, ना कि आप जीन्स पहन के चर्च जाएंगे। तो उसके फादर क्या करते हैं, उसकी मदर को बोलते हैं कि वैसा नहीं है, आप याद करें कि जब मैं यंग था तो मैं भी ब्लू जीन्स वेयर करता था, आई यूज़ टू वियर ब्लू जीन्स। तो इस वजह से क्या है कि प्रॉब्लम आगे ये आ रही है। ये सब स्टोरीज़ बताने का एक ही पर्पज़ है कि हेगेमनी मतलब दादागिरी क्या है, और दादागिरी किस हद तक इन्फ्लुएंस, जो हेगेमनी है वो किस हद तक इन्फ्लुएंस करती है किसी को भी, किसी की भी लाइफ को कितना इन्फ्लुएंस करती है। तो इन स्टोरीज़ का, एक शॉर्ट स्टोरी का पर्पज़ यही था कि हम ये समझ पाएँ कि हमारी लाइफ्स को कितना इन्फ्लुएंस करते हैं किसी और की हेगेमनी, किसी और की डोमिनेंस, किसी और की पावर। ठीक है। बिगनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। जैसे ही सोवियत यूनियन कोलैप्स होता है, और या फिर आप कह सकते हैं डिसइंटीग्रेट होता है, तो उसके बाद क्या होता है कि सुपर पावर एक ही बच जाती है जिसके पास पूरा वर्ल्ड कंट्रोल में होता है। और उसके बाद क्या है, यूएस हेगेमनी स्टार्ट होती है। वैसे नहीं है, बट यूएस हेगेमनी है, उससे पहले से ही वो स्टार्ट हो चुकी होती है। यूएस हेगेमनी स्टार्ट हो जाती है जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के साथ ही यूएस क्या करता है, कहीं ना कहीं अपनी दादागिरी चलाने स्टार्ट कर देता है, और जो कंटिन्यू रहती है। उसके बाद जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, सेकेंड वर्ल्ड ख़त्म हो जाता है, तो फर्स्ट वर्ल्ड सिर्फ यूएस बच जाता है, यूनाइटेड स्टेट बच जाता है, आप कह सकते हैं अमेरिका बच जाता है। तो वो क्या करता है, हर चीज़ के ऊपर अपना कंट्रोल बना लेता है। तो उसके बाद क्या होता है, अगस्त 1990 में 1990 अगस्त में इराक को इन्वेड कर लेता है। इराक क्या करता है, इन्वेड कर लेता है कुवैत को। तो इराक क्या है, एक मुस्लिम कंट्री है, इराक की कैपिटल क्या है, बगदाद। तो क्या करते हैं इराक वाले, कुवैत को हायर कर लेते हैं, मतलब कि सारी चीज़ उसकी अपने अंडर ले लेते हैं, उसको कंट्रोल कर लेते हैं, और उसको आप कह सकते हैं फोर्सफुली अपने अंडर ले लेते हैं। क्योंकि कुवैत उस टाइम क्या था, रिच कंट्री थी, क्योंकि उनके पास ऑयल का बिजनेस था, ऑयल और नेचुरल गैस का। और इराक की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, कोई भी ऐसा सोर्स नहीं था जिससे उनकी इनकम हो। तो वो क्या करते हैं, कुवैत को हायर कर लेते हैं। और फिर एक ड्रामेटिक आप कह सकते हैं कि ड्रामा एक तरफ से होता है, जो यूएन, बट वैसे कर रहा होता है यूएस।
अमेरिका, लेकिन नाम चल रहा होता है यूएन का कि यूएन क्या कहता है कि जैसे ही कोल्ड वॉर ख़त्म होता है और उसके बाद क्या है, जो यूएस प्रेसिडेंट है जॉर्ज डब्ल्यू बुश, आप कह सकते हैं, वो क्या करते हैं, एक इमरजेंस बताते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसकी इमरजेंस होगी। और जो पहले इराक़ को समझाया जाता है कि वो कुवैत के ऊपर से अपना कब्जा हटा ले, उसको हर तरह से मनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वैसा नहीं होता। उसके बाद क्या होता है, कोएलिशन फोर्सेस है जिसमें 6,60,000 ट्रूप्स 34 कंट्रीज़ के क्या करते हैं, फाइट करते हैं इराक़ के साथ और इराक़ को हरा देते हैं, जो कि यूएन के अंडर बनता है। जो पूरा गठबंधन चलता है वो यूनाइटेड नेशन के अंडर बनता है, लेकिन उसको कंट्रोल कौन कर रहा होता है, यूएस कंट्रोल कर रहा होता है। और उसके बाद क्या होता है, इसको क्या नाम दिया गया है, फर्स्ट गल्फ वॉर के नाम से इसको लड़ाई को जाना जाता है, जिसमें कि 34 कंट्रीज़ के जो हेड हैं वो मिलकर क्या करते हैं, इराक़ को हरा देते हैं और कुवैत को आज़ाद कर लिया जाता है। और इस ऑपरेशन को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा गया है यूएन की तरफ से, जिसमें ओवरवेलमिंग कौन था, सबसे ज़्यादा पावर किसकी थी, सबसे ज़्यादा किसकी चल रही थी, अमेरिका की चल रही थी, ठीक है। तो इसमें 75% गठबंधन में जो फोर्सेस थी वो किसकी थी, यूएस की थी। तो उस टाइम जो इराक़ के प्रेसिडेंट थे सद्दाम हुसैन, वो क्या कहते हैं कि द मदर ऑफ़ ऑल बैटल्स, की जो ये लड़ाई है और ये जो इराक़ को हरा दिया गया है, ये क्या है, मदर ऑफ़ ऑल बैटल्स है। कुवैत से विड्रॉ कर लिया गया है, कुवैत को, इराक़ को वहाँ से भगा दिया गया है, उनका जो कब्जा है वो छुड़वा लिया गया है। तो ये क्या है, ये पूरा जो सीन है इसको फर्स्ट गल्फ वॉर कहा गया है। और अगर ये ऑपरेशन आप से कहीं 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि इस ऑपरेशन का क्या नाम है, तो ये ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म है, जो यूएन ने चलाया था और किसकी गाइडेंस में चलाया था, यूएस की में। और उस टाइम पे इराक़ के प्रेसिडेंट कौन थे, सद्दाम हुसैन थे। और अगर आपसे पूछा जाए कि यूएस के प्रेसिडेंट कौन थे, तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाता है किसको, जैसे ही यूएस की आर्मी है 75% थी, तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट किसको मिलेगा, जिसकी डोमिनेंस होगी। तो उस टाइम अमेरिका को बहुत ज़्यादा डोमिनेंस मिल जाता है। और इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ होता है, स्मार्ट बॉम्ब्स का यूज़ हुआ होता है। तो इस वॉर को कंप्यूटर वॉर का नाम दिया गया। जैसे कि हम गेम्स खेलते हैं, जैसे हम ऑनलाइन गेम या ऑफलाइन गेम खेलते हैं जिसमें बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, तो इसको वीडियो गेम वॉर भी कहा गया था, क्योंकि इसमें जो टेक्नोलॉजी थी या जो बॉम्ब यूज़ किए गए थे वो बड़े ही स्मार्ट बॉम्ब थे। मतलब अब क्या हो गया था कि इतनी स्मार्ट टेक्नोलॉजी यूज़ की थी कि कोई भी इसको अपने रूम में बैठकर आराम से, एक जैसे हम मूवी देखते हैं ना, एक मूवी के जैसे उसको मान सकते हैं या देख सकते हैं। क्योंकि जैसे वीडियो गेम में एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, एडवांस मिसाइल्स होती हैं, बॉम्ब्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बड़े एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बनाई जाती है। तो उस टाइम इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी यूएस ने यूज़ की थी, तो इस वजह से क्या था, पूरा प्रॉफिट किसको मिला था, इसका पूरा प्रॉफिट यूएस को मिला था। तो यूएस में एक्चुअली हैव मेड अ प्रॉफिट फ्रॉम द वॉर। अकॉर्डिंग टू मैनी रिपोर्ट्स, द यूएस रिसीव्ड मोर मनी फ्रॉम कंट्रीज लाइक जर्मनी, जापान एंड सऊदी अरेबिया दैन इट हैड स्पेंड ऑन द वॉर। तो उसमें इतना प्रॉफिट यूएस को मिला कि उनको हेल्प कहते हैं ना, कि ऐड मिली, मतलब उसको सहायता भी मिली, बहुत सारा पैसा मिला। जर्मनी, जापान और सऊदी अरेबिया की कंट्रीज़ थे, इतना पैसा तो उसने खर्च भी नहीं किया था वॉर के ऊपर, ओके।